नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर में मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक और महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री ने दी विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, हमारी प्राथमिकता सिर्फ विकास, न कि वोट बैंक की राजनीति। मुंबई में 38,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत। गूगल को सुप्रीम कोर्ट से झटका। 1,337 करोड़ रुपए के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने से कोर्ट का इनकार। जुर्माने का 10% जमा करने के लिए गूगल को 7 दिन का दिया समय। भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष के खिलाफ खिलाड़ियों का आंदोलन। खेल सचिव से मिलकर रेसलिंग महासंघ को भंग करने की मांग। लखनऊ में होने वाला प्रशिक्षण शिविर रद्द। जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए सामूहिक कार्रवाई आवश्यक। तंजानिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान लोकसभा अध्यक्ष का बयान। भारतीय व्यापार समुदाय और छात्रों से भी की मुलाकात। भारत मालदीव की मजबूत विकास साझेदारी में ऐतिहासिक मील का पत्थर। हनीमाधु एयरपोर्ट की पुनर्विकास परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में विदेश मंत्री का संबोधन। मालदीव के राष्ट्रीय नायक ठाकुरू रूफानू को दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में करीब 38,800 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने मुंबई में 7 सीवेज शोधन संयंत्रों का शिलान्यास किया। इसके अलावा 20वें हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने मुंबई की लगभग 400 किलोमीटर सड़कों को पक्का करने के लिए सड़क निर्माण परियोजना भी शुरू की। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए दुनिया में हर जगह सकारात्मक भावनाएं हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि देश अपनी ताकत का सदुपयोग कर रहा है। आजादी के बाद पहली बार आज भारत बड़े सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने का साहस कर रहा है। भारत को लेकर दुनिया में इतनी पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि आज सबको लगता है कि भारत अपने सामर्थ्य का बहुत ही उत्तम तरीके से सदुपयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री ने मुंबई में एक मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने स्टेशन में लगाई प्रदर्शनी का मुआयना किया। इसके साथ ही उन्होंने मुंबई मेट्रो की सवारी की। नरेंद्र मोदी ने गुंडावली से मोगरा मेट्रो स्टेशन के बीच सफर किया। इस दौरान उन्होंने कई यात्रियों के साथ बातचीत की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कलबुर्गी में उत्तरी कर्नाटक के 5 जिलों में घुमंतू लंबानी जनजाति के 52,000 से अधिक सदस्यों के लिए जमीन का मालिकाना हक देने वाले हक्कू पत्र वितरण अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टांडा यानी लंबानी समुदाय के रिहायशी स्थल में रहने वालों को अपने अधिकारों के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा और कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। मालिकाना अधिकार पत्र मिलने से पेयजल, बिजली, सड़क आदि जैसी सरकारी सेवाओं के पात्र होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला कल्याण के लिए संवेदनशील सरकार आज नए नए सेक्टर्स में उनके लिए अवसर बना रही है। आदिवासी कल्याण के लिए संवेदनशील उनकी सरकार आदिवासियों के योगदान और उनके गौरव को राष्ट्रीय पहचान देने का काम कर रही है। समाज के ऐसे सभी वंचित वर्गों को, उनको पहली बार
अब उनका पूरा हक मिल रहा है। सशक्तिकरण के लिए हम एक स्पष्ट रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು गौरव, इन पहलुओं पर हम ध्यान दे रहे हैं। इससे पहले यादगीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकारों की प्राथमिकता केवल विकास है, जबकि कर्नाटक में शासन कर चुके दूसरे दलों की वोट बैंक की राजनीति के कारण राज्य के कुछ क्षेत्र पिछड़ेपन के शिकार हो गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के कोडेकल में सिंचाई, पेयजल और राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने डबल इंजन सरकार होने के फायदे गिनाते हुए कहा कि इससे दोगुना कल्याण और दोगुना विकास होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 25 साल देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अमृतकाल है। इसमें हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अमृतकाल है। प्रत्येक राज्य के लिए अमृतकाल है। इस अमृतकाल में हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। भारत विकसित तब हो सकता है जब देश का हर नागरिक, हर परिवार, हर राज्य इस अभियान से जुड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विकसित होना है तो सीमा सुरक्षा, तटीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की तरह जल सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को समाप्त करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, उनसे यादगीर, रायचूर, कुलबर्गी सहित पूरे क्षेत्र में विकास होगा और रोजगार को बल मिलेगा। इससे यादगीर, रायचूर और कलबुर्गी सहित इस पूरे क्षेत्र में ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी और यहां उद्यमों को, रोजगारों को भी बहुत बल मिलने वाला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के दिग्गज तकनीकी कंपनी गूगल की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण के आदेश के खिलाफ दायर किया गया है। एनसीएलटी ने अपने आदेश में प्रतिस्पर्धा नियामक की ओर से गूगल पर लगाए गए 1337 करोड़ रुपए के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने अमेरिकी कंपनी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ओर से लगाई गई जुर्माना राशि का 10% हिस्सा जमा कराने के लिए 7 दिन का समय दिया। शीर्ष अदालत ने एनसीएलटी से कहा कि वह प्रतिस्पर्धा नियामक के आदेश के खिलाफ गूगल की अपील पर इस साल 31 मार्च तक फैसला करे। सीसीआई के फैसले के खिलाफ अपनी अपील पर न्यायिक निर्णय करने का अनुरोध करने के लिए अमेरिकी कंपनी को 3 कार्य दिवस के अंदर एनसीएलटी के पास जाने के लिए कहा गया। एनसीएलटी ने 4 जनवरी को प्रतिस्पर्धा नियामक के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था और गूगल से जुर्माना राशि का 10% जमा करने के लिए कहा था। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर मनमानी और शोषण का आरोप लगाते हुए पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक समेत कई कुश्ती खिलाड़ी कल से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर WFI के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भारतीय पहलवान और ओलंपियन खिलाड़ियों के प्रतिनिधि मंडल ने आज खेल मंत्रालय के सचिव समेत कई अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें केवल आश्वासन मिला है, न्याय मिलने तक उनका धरना जारी रहेगा। अगर रेसलिंग महासंघ को भंग नहीं किया गया तो कानून का सहारा लिया जाएगा। मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे, बस आश्वासन दिया गया है। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे।
केस करके हम आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती परिसंघ से खिलाड़ियों के आरोपों पर 72 घंटों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं परिसंघ के अध्यक्ष ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि वे जांच का सामना करने को तैयार हैं। इस बीच कल से भारतीय खेल प्राधिकरण के उत्कृष्टता केंद्र लखनऊ में शुरू होने वाला महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षण शिविर स्थगित कर दिया गया है। खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है प्रभावी रूप से। और हम सदा खिलाड़ियों से पहले भी मिलते रहे और आज भी मेरा प्रयास है कि मैं वापस आकर खिलाड़ियों से मिलूंगा ताकि उनकी बात को सुन भी सकें और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल तंजानिया के दौरे पर है। भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तंजानिया के प्रधानमंत्री कासिम मजलिवा से मुलाकात की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए संयुक्त कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने भरोसा जताया कि तंजानिया की विकास यात्रा में भारत एक विश्वसनीय भागीदार बना रहेगा। G20 में भारत के नेतृत्व का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि भारतीय संसद इस वर्ष G20 देशों की संसद के अध्यक्षों के P20 सम्मेलन का आयोजन भी करेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत इस मंच के माध्यम से वैश्विक मुद्दों के प्रभावी समाधान का प्रयास करेगा। दोनों नेताओं के बीच कोविड के बाद की विश्व व्यवस्था में संबंधों को मजबूत करने, पर्यटन के विकास, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और संसदीय सहयोग जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने तंजानिया इंडिया बिजनेस फोरम के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने भारत तंजानिया के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने में इस मंच की भूमिका की सराहना की। साथ ही उन्हें भारत में कारोबार के लिए प्रदान किए जा रहे अनुकूल माहौल के बारे में भी जानकारी दी। भारत तंजानिया के बीच व्यापारिक संबंधों का जिक्र करते हुए इस दौरान तंजानिया इंडिया बिजनेस फोरम के सदस्यों ने भी अपनी बात भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सामने रखी। लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें भरोसा दिया कि उनकी भावनाओं से सरकार को अवगत कराया जाएगा। तंजानिया इंडिया बिजनेस फोरम वर्ष 2013 से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर चुके तंजानिया के पूर्व छात्रों से भी संवाद किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि तंजानिया की विकास यात्रा में भारत हमेशा से एक विश्वसनीय भागीदार रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में समावेशी दृष्टिकोण और सुनिश्चित अकादमिक और कैरियर विकास की संभावना है, जिससे प्रभावित होकर दुनिया भर के छात्र भारत में अध्ययन करने के लिए आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तंजानिया में रह रहे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। इस दौरान भारतीय समुदाय के नेताओं और प्रतिनिधियों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों चिराग पासवान, मनोज कोटक और एस फोंगनॉन कोन्याक का स्वागत किया। कार्यक्रम का आयोजन तंजानिया की राजधानी दार एस सलाम में भारतीय उच्चायोग की ओर से किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने तंजानिया में भारत का नाम रोशन करने में वहां रहने वाले भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की। साथ ही उन्होंने भारत तंजानिया संबंधों की मजबूती में योगदान के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि तंजानिया में रहने वाला भारतीय समुदाय द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने में भूमिका निभाता रहेगा। तंजानिया भारत के बीच सहयोग के इतिहास का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उम्मीद जताई कि संसदीय शिष्टमंडल की ये यात्रा भारत तंजानिया के संबंधों को और मजबूत करेगी। भारत में तंजानिया के संसदीय स्टाफ सदस्यों के प्रशिक्षण सहित संसदीय आदान प्रदान की लंबी परंपरा रही है। तंजानिया के समाचार पत्र द सिटीजन को दिए इंटरव्यू में ये बात कही गई। उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे से सर्वोत्तम अभ्यास सीखते हैं और यह भविष्य में भी जारी रहेगा। राजनीति में लैंगिक समावेशिता के साथ साथ महिला सशक्तिकरण एक स्वस्थ लोकतांत्रिक ढांचे में महत्वपूर्ण है। शक्ति का पृथक्करण एक मजबूत लोकतंत्र का मूलभूत स्तंभ है।
पिछले 75 वर्षों में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें रही हैं जो लोगों द्वारा चुनी गई हैं। यह लोगों की इच्छा और हमारे लोकतंत्र की गतिशीलता और परिपक्वता का प्रतिबिंब है, जिसकी हजारों वर्षों से चली आ रही एक लंबी लोकतांत्रिक परंपरा रही है। न केवल भारत की संसद में बल्कि राज्य विधानसभाओं में भी हमारे पास स्वस्थ बहुदलीय प्रतिनिधित्व है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने हनीमादू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पुनर्विकास परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में संयुक्त रूप से भाग लिया, जो भारत मालदीव की मजबूत विकास साझेदारी में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। भूमि पूजन समारोह में एस जयशंकर ने कहा कि मालदीव के साथ भारत की साझेदारी एक दूसरे के कल्याण और हितों के लिए मिलकर काम करने की वास्तविक इच्छा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यह एक साझेदारी है जिसने हमें परिणाम देने और हमारे लोगों को उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं के अनुसार ठोस लाभ लाने में सक्षम बनाया है। अब हम सभी जानते हैं कि मौजूदा जटिल भू राजनीतिक माहौल ने नए व्यवधान पैदा किए हैं जो दुनिया के हर देश को प्रभावित कर रहे हैं। That neighborhood first is our priority, and in the neighborhood, Maldives is priority. Better connectivity is a prerequisite for greater prosperity. With this rationale, greater connectivity finds resonance in our theme for the G20 presidency, One Earth, One Family, One Future. It is our endeavor to share India's experiences, learnings, and models as possible template for others, particularly in the developing world, and to promote a universal sense of oneness through enhancing connectivity. That's why today, for us, the redevelopment of the Hanimadu International Airport is first and foremost a connectivity project that will bridge the gap between the people of northern Maldives and the rest of the world. This project, which I understand is the largest infrastructure investment in northern Maldives, will open up new international operations from Hanimadu. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के 16वीं शताब्दी के राष्ट्रीय नायक सुल्तान मोहम्मद ठाकुरुफानू को उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनका संघर्ष भारत और मालदीव दोनों देशों के बीच साझा इतिहास की याद दिलाता है। एस जयशंकर भारत के 2 प्रमुख समुद्री पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करने के लिए मालदीव और श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। और अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के शुक्रवार को करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित भी करेंगे। विदेश मंत्रालय 23 जनवरी को तृतीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान का आयोजन कर रहा है। ये व्याख्यान सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के पूर्व स्थायी सचिव बिलहारी कौशिकन देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या दिसंबर 2022 में सालाना आधार पर 13.69% बढ़कर 127.35 लाख हो गई। दिसंबर 2021 में घरेलू उड़ानों से 112.02 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी। विमानन कंपनी एयर इंडिया ने पिछले साल नवंबर में अपनी एक उड़ान के दौरान एक महिला सह यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा पर 4 माह का यात्रा प्रतिबंध लगाया है। जम्मू कश्मीर में 3.2 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। दोपहर को 12:04 पर आए भूकंप का केंद्र जम्मू के डोडा क्षेत्र में था। शेयर बाजार में 2 दिन की तेजी के बाद आज गिरावट आई है और बीएसई सेंसेक्स 187 अंक से अधिक टूटकर बंद हुआ। अमेरिकी बाजार में कमजोर रुख के साथ विदेश संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी से बाजार नुकसान में रहा। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न ने कहा कि वे अपना पद छोड़कर जा रही हैं और अक्टूबर में देश में आम चुनाव होंगे। 7 फरवरी बतौर प्रधानमंत्री उनका आखिरी दिन होगा।
दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज हाशिम अमला ने क्रिकेट के हर प्रारूप को अलविदा कह दिया है, जिसे 2 दशक के उनके सुनहरे करियर पर विराम लग गया है। असमी भाषा के जाने माने कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नीलामणि फूकन का गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे और वृद्धावस्था से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे। और अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के मायापुर में फेमस इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पूजा अर्चना कर राज्य के अपने 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के दिवंगत नेता संतोख सिंह चौधरी के परिजनों से मुलाकात की और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ की स्थिति पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच जोशीमठ में जमीन धंसने से झुकी इमारतों को गिराने का काम चल रहा है। कर्नाटक में शराब खरीदने के लिए उम्र सीमा घटाकर 18 साल करने संबंधी मसौदा नियमों पर आपत्ति जताए जाने के बाद राज्य सरकार ने प्रस्तावित संशोधन को वापस लेने और सीमा को 21 साल तक बढ़ाए रखने का फैसला किया है। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप थम गया है। हालांकि अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा। आईएमडी के मुताबिक हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में इस महीने दूसरी बार शीतलहर का दौर देखा गया। न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में जनवरी में अब तक 8 दिन शीतलहर का प्रकोप देखा गया, जो बीते 12 वर्षों में जनवरी के महीने में सबसे अधिक था। दिल्ली में जनवरी 2020 में 7 दिन शीतलहर चली थी। पिछले साल एक भी दिन ऐसा दर्ज नहीं किया गया। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में 5 से 9 जनवरी तक भीषण शीतलहर चली, जो 1 दशक में इस महीने में प्रचंड शीतलहर की दूसरी सबसे लंबी अवधि रही। अब तक इस महीने 50 घंटे तक घना कोहरा दर्ज किया गया, जो 2019 के बाद से सबसे अधिक है। वहीं पंजाब और हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार नारनौल हरियाणा का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा भिवानी में रात का न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पठानकोट में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर के लोगों को भीषण शीतलहर की स्थिति से राहत मिली और बीती रात हल्की बर्फबारी के बाद न्यूनतम तापमान में कुछ डिग्री की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान पूरे इलाके का तापमान 0 से नीचे ही रहा। अधिकारियों के मुताबिक श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 1.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात के 0 से नीचे रहे 4.3 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक था। वहीं घाटी के प्रवेश द्वार काजीकुंड में न्यूनतम तापमान 0 से 3.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात 0 से 7.4 डिग्री सेल्सियस कम था। मौसम विभाग ने 19 से 25 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर में बारिश की संभावना जताई थी। विभाग के अनुसार 19 से 21 जनवरी तक बादल छाए रहेंगे और मुख्य रूप से ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा में मदद करने के लिए कुछ पश्चिमी देशों से पर्याप्त टैंक नहीं मिलने पर अपनी निराशा जाहिर की है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक सभा के इतर एक वार्ता में टैंक भेजने में हिचकिचाहट के लिए जर्मनी, पोलैंड और अमेरिकी जैसे यूक्रेन के महत्वपूर्ण समर्थक देशों की परोक्ष रूप से आलोचना की है। वीडियो लिंक के जरिए संबोधन में जेलेंस्की ने विशिष्ट हथियारों की कमी पर अफसोस जताया और कहा कि केवल मनोबल और प्रोत्साहन के साथ युद्ध नहीं लड़ सकते। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह भी कहा कि ईरान निर्मित ड्रोन के इस्तेमाल समेत लक्षित रूसी हमलों के मद्देनजर हवाई रक्षा हमारी कमजोरी रही है और यूक्रेनी क्षेत्र में रूसी सेना पर पलटवार के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की जरूरत है। यूक्रेन महीनों से यूएस, इब्राहिम और
जर्मनी निर्मित लेपर्ड 2 टैंक समेत भारी टैंक की आपूर्ति करने की मांग कर रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों के नेता सावधानीपूर्वक कदम उठा रहे हैं। ब्रिटेन ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वह यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक भेजेगा। वहीं फ्रांस ने कहा था कि वह यूक्रेन को एमएक्स 10 RC बख्तरबंद लड़ाकू वाहन भेजेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर्नाटक दौरे के दौरान कलबुर्गी जिले में ढोल बजाया। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं उसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार। ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಕ್ಷಣ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು